हेलो बच्चों, ठीक है? तो पहले लेक्चर में आपको मैंने जितनी भी चीज़ें सिखाई, पढ़ाई और समझाई, मुझे लगता है कि आपने उसके सवालों को हल किए होंगे, समझे होंगे और वो सवाल बहुत आसानी, बहुत ईज़िली से आपसे हो गए होंगे। कोई आपको समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है बच्चों? तो अब जो है हम लोग अपने चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर का। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यानी गैसों की द्रव में विलेयता और वो किन-किन चीज़ों पर निर्भर करती है, कैसे उसमें चेंजेज़ आते हैं, क्या-क्या फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। मेनली देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र इसमें हमें पढ़ना है हेनरी लॉ और हम पढ़ेंगे द्रव की द्रव में विलेयता या ठोस की द्रव में विलेयता और उससे संबंधित जो हमारे पास नियम है जिसको हम कहते हैं राउल्ट लॉ, ठीक है? राउल्ट्स का नियम और तीसरा चीज़ जो हमें पढ़ना है, वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। तो 3 चीज़ें हैं इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्या-क्या कवर करेंगे? हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं भाई? गैसों की द्रव में विलेयता। तो हम लोग पढ़ते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है? गैसों की द्रव में जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है, गैसों की द्रव में विलेयता जो है बेटा, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है? कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है भाई? 3 चीज़ों पर। किन-किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? पहला डिपेंड करती है कि गैस की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस कैसा है? तो देखिए गैस की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ गैस जो है, उस पर कैसे डिपेंड करता है कि यदि गैस क्रियाशील है, कैसी गैस है भाई? क्रियाशील है, तो क्रियाशील गैस की विलेयता जो है वो अधिक होगी। क्रियाशील गैस है तो उसकी जो विलेयता है वो अधिक होगी, ठीक है? भाई अगर कोई गैस जो सॉल्वेंट है उससे रिएक्ट कर जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अधिक होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ऑक्सीजन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो HCl जो है ये वाटर से रिएक्ट करके बना देगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है? और Cl- आयन क्लोराइड आयन। तो HCl जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है। तो HCl की जो सॉल्युबिलिटी है, HCl की जो विलेयता है जल में, विलेयता जो है वो क्या मिलेगी हमको? अधिक होगी। HCl की विलेयता क्या होगी? अधिक होगी O2 से। ऑक्सीजन से अधिक होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्रियाशील नहीं है, ठीक है? ऑक्सीजन जो है वो क्रियाशील नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन क्रियाशील नहीं है तो इसकी विलेयता कम है, ठीक है? ऑक्सीजन क्रियाशील नहीं है तो ऑक्सीजन की विलेयता क्या है? कम है, जबकि HCl की विलेयता जो है वो ऑक्सीजन से अधिक होगी क्योंकि HCl की क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया भी वाटर सॉल्युबल है और ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि अमोनिया को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? NH4+ और OH-, ठीक है? तो ये भी जो है क्या है, इसकी विलेयता भी क्या है? अधिक है, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो अमोनिया गैस है इनटू वाटर वो भी अधिक है, क्योंकि अमोनिया भी क्या है? अमोनिया भी जो है ये आपका क्रियाशील है। कैसा है भाई? अमोनिया भी आपका क्रियाशील है। तो क्रियाशील गैसों की जो विलेयता है वो जल में अधिक मिलेगी। तो एक तो गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है भाई? गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस कैसा है, ठीक है? नेचर ऑफ गैस कैसा है, इस पर डिपेंड करता है क्या? गैस की द्रव में विलेयता, नेचर ऑफ गैस कैसा है, ठीक है? क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि नेचर ऑफ गैस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, एक बात। दूसरा किस पर डिपेंड करता है भाई?
दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी जो है गैस की जो विलेयता है वो ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। तो भाई देखिए गैस है, अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाएगा और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हमारा सॉल्वेंट है उसके सरफेस को छोड़ करके निकल जाएंगे, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है वो घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है बेटा, घटती है, कम होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विलेयता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के इन केस ऑफ गैस। तो गैस के केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। थर्ड जो है वो क्या है, प्रेशर यानी दाब। दाब पर भी विलेयता डिपेंड करती है प्रेशर पर। तो दाब बढ़ाने पर जो गैस की विलेयता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। दाब पर विलेयता क्या होती है भाई, तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता जो है, गैस की विलेयता जो है वो बढ़ती है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस की विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है यानी विलेयता जो है वो गैस की वो समानुपाती होती है दाब के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक। बट प्रेशर का जो है कितना असर होगा गैस की विलेयता पर, इसका जो मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया फर्स्ट टाइम किसने, हेनरी ने। तो हेनरी एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया कि प्रेशर चेंज का कितना असर जो है वो गैस की विलेयता पर पड़ता है, और उसी के लिए इन्होंने एक लॉ दिया जिसको कि हम कहते हैं हेनरी लॉ, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। तो ये हमको पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में इस पर सवाल आता है, पिछले साल भी पूछा गया था कि हेनरी नियम के दो अनुप्रयोग लिखिए, ये 2 नंबर का सवाल था। ठीक है। और हेनरी लॉ में आपको सवाल क्वेश्चन भी आ सकता है और लिखने के लिए भी आ सकता है कि हेनरी लॉ क्या है, और कोई एक सवाल दे सकता है। तो ये 3 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर का डेफिनेशन और 2 नंबर का सवाल। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हेनरी लॉ से सवाल आ सकता है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो दाब का जो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, गणनात्मक मान जो है प्रेशर के साथ विलेयता का क्या फर्क पड़ता है, उसी को हम कहते हैं हेनरी का नियम, हेनरी का लॉ। तो चलिए क्या होता है हेनरी लॉ, बात करते हैं। ठीक है। किसकी बात करते हैं भाई, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ ना। ठीक है। हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी का नियम ये किसके लिए है भाई, गैसों की द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम। ठीक। हेनरी का नियम ये है गैस की द्रव में विलेयता के लिए। ठीक। तो क्या कहता है हेनरी का नियम भाई, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, इस पर स्थिर ताप पर जो सॉल्युबिलिटी है, कितना मोल अंश, कितना फ्रैक्शन ऑफ गैस या कितनी मात्रा गैस की विलयन के अंदर, द्रव के अंदर घुलेगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो द्रव की सतह है उस पर गैस के अणु कितना आंशिक दाब लगा रहे हैं। जैसे इसको डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ बाहर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक।
तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ये लिक्विड का जो सरफेस है इसके ऊपर क्या लगाएंगे भाई, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, दाब लगाएंगे। ठीक है, ये जो दाब है ये कितना आंशिक दाब इस गैस के अणु लगा रहे हैं। ठीक है, द्रव की सतह के ऊपर, ये लिक्विड सरफेस है, इस द्रव सतह के ऊपर इस गैस के अणुओं के द्वारा कितना आंशिक दाब लगाया जा रहा है, कितना पार्शियल प्रेशर लगाया जा रहा है, उसी के प्रपोर्शन में गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, घुल। ठीक, क्या होंगे भाई, उसी के प्रपोर्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, घुलेंगे। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में मिलेता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या नियम है भाई, क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर क्यों, क्योंकि टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा सॉलिबिलिटी है वो कम ज्यादा हो जाए, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, घटती, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव में विलेयता द्रव अथवा द्रव अथवा विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक, और उस स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो वही मैंने आपको समझाया कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, इस द्रव की सतह के ऊपर कितना आंशिक दाब लगा रहे हैं, कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी के प्रपोर्शन में यहाँ पर क्या होगा, गैस की मात्रा द्रव में घुलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई, गैस की मात्रा द्रव में घुलित होगी। ठीक, या इसको आप दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, ठीक, आप कह सकते हैं कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन में गैस, उस विलयन के ऊपर उपस्थित, उस विलयन के ऊपर उपस्थित
गैस के आंशिक दाब के क्या होता है भाई? आंशिक दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। राइट, मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल प्रभाज, उसका वैल्यू अगर x मान लिया जाए और आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक दाब उसको अगर P मान लिया जाए, तो कहा जा रहा है, हेनरी का नियम ये कह रहा है कि गैस के जो मोल अंश होंगे वो आंशिक दाब के क्या होंगे? समानुपाती होंगे, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? x के। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KH x, जहां KH क्या है? KH है हेनरी नियतांक। KH क्या है भाई? हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, जहां KH क्या है? हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट। तो दो परिभाषाएं हैं, आप दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी विलयन में गैस का मूल अंश या मूल प्रभाज उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। या और एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। एक और चीज लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई? कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, दूसरी एक परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी गैस का, ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। उस विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, पर सेकंड वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन, ये आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, कि किसी विलयन में गैस का मूल अंश उस विलयन, मूल अंश या मूल प्रभाज उस विलयन में के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक, तो ये जो परिभाषा है, ये आपको कि जो मूल अंश है वो गैस के आंशिक दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर आंशिक दाब को P से लिखा जाए, मूल अंश या मूल प्रभाज को X से लिखा जाए, तो P प्रोपोर्शनल टू X, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं KH। KH क्या है? हेनरी नियतांक। तो ये हमारा क्या है? हेनरी का नियम है, जो ये कहता है कि कोई भी गैस के अणु जो है वो विलयन की सतह पर या द्रव की सतह पर जितना आंशिक दाब लगाएंगे, वही आंशिक दाब के समानुपात में उतना ही मोल अंश, उतना ही फ्रैक्शन उस गैस का उस द्रव में घुलित होगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है भाई? ठीक, तो KH का जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, KH का मान किस पर निर्भर करता है भाई? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और एक ही ताप पर अलग अलग गैसों के लिए KH का जो मान होता है वो भिन्न होता है। क्या कहा भाई? KH का जो मान है ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट का जो मान है ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है।
गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेचर ऑफ गैस कैसा है, गैस की प्रकृति कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि हेनरी नियतांक का मान क्या होगा। और फॉर्मूले से अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है भाई, फॉर्मूले से अगर हम देखें तो जो हेनरी नियतांक है और जो गैस की मात्रा है यानी मोल प्रभाज है वो व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब ये है कि अगर KH का मान अधिक होगा तो विलेयता जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर KH का मान अधिक होगा तो विलेयता जो है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि KH और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, यानी KH और गैस की मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में है। X का मान यानी गैस की मात्रा अगर अधिक होगी तो KH का मान कम मिलेगा, और अगर KH का मान ज्यादा होगा तो गैस की मात्रा विलयन में क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि KH का वैल्यू अधिक होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो एक ही ताप पर अलग अलग गैसों के लिए KH का मान जो होता है वो अलग अलग होता है, और KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का मूल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा हेनरी का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं हेनरी नियम के से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, एक सवाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिली नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। नाइट्रोजन का आंशिक दाब 293 केल्विन पर इतना है और KH का मान दिया है। कह रहा है सवाल कि यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। ठीक है, कितने मिलीमोल जो है नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। ठीक, और नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया है और KH का मान। ठीक, यदि नाइट्रोजन का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यदि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो दिया है 0.987 बार। ठीक है, ये दिया है 0.987 बार, और KH दिया है 76.48 किलो बार। KH कितना दिया है, 76.48 किलो बार, और ये सब जो भी दिया है ये 293 केल्विन ताप पर दिया है। ठीक, चलिए भाई 293 केल्विन ताप पर दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है,
चलिए, हो सकता है ये। निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन के कितनी मिली मोल जल में घुले होंगे, यानी नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कितने डिजॉल्व होंगे, ये हमें कितने मिली मोल निकालने हैं, घुलित होंगे, ये निकालना है। ठीक, तो पहले तो हेनरी का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं भाई? हेनरी का नियम लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो उसका कितना मात्रा घुलित होती है, तो उसकी जो मात्रा है वो आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी P बराबर क्या होता है, KHX। तो पहले हम गैस की मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देखिए, यदि नाइट्रोजन गैस की 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलीय होगी। मतलब नाइट्रोजन गैस की मात्रा निकालनी है। तो मात्रा निकालने से पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें मात्रा निकालने से पहले निकालना पड़ेगा नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन में मात्रा निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद नाइट्रोजन के मोल निकाल लेंगे, मिलीमोल। तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? पी अपॉन के एच। प्रेशर कितना दिया है? 0.987 बार। और इसका वैल्यू कितना दिया है भाई? 76.48 किलो बार है। तो किलो बार को बार में बदलेंगे तो 10⁻³ से इंटू हो जाएगा और बार ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना आएगा भाई? 1.29 इंटू 10⁻⁻5। कितना आएगा? 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये आया किसका? नाइट्रोजन के मोल प्रभाग। इतना मोल अंश, ये क्या है? मोल अंश या मोल प्रभाग, ये घुलित है इसमें, जल में। इसका नाइट्रोजन का। लेकिन हमसे नाइट्रोजन के मोल अंश नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितना मिलीमोल नाइट्रोजन गैस घुला है, यानी उसके मिलीमोल निकालने। ठीक है, तो अब मोल अंश आ गया तो मोल मोल प्रभाग आ गया तो मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है आप याद करिए। हमें नाइट्रोजन के मोल अंश अगर निकालने होते, पहले जो आपको सिखाया, तो नाइट्रोजन के मोल ऊपर रखते, बटे में कुल मोल यानी नाइट्रोजन के मोल प्लस किसके मोल? जल के। ठीक है भाई, नाइट्रोजन तो जल में ही तो घोला गया है, तो जल हमारा, जल के मोल, कुल मोल क्या होंगे? जल के मोल प्लस नाइट्रोजन के मोल। अब नाइट्रोजन के मोल कितने हैं यही हमको निकालना है। मोल अंश अपने को मालूम है। जल के मोल अगर देखा जाए तो शुद्ध जल का मोल जो है वो निकाले होंगे कभी। ठीक है, वो होता है 55.5। ठीक, जल के मोल 1 लीटर में जल के जो मोल होते हैं वो होते हैं 55.5, 55.5। 1 लीटर जल में इसके जो मोल होते हैं वो होते हैं 55.5 होता है। ठीक है भाई, क्लियर बात समझ में आ रही? कितने होते हैं? 55.5। अब जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के जो मोल हैं वो बहुत कम ही आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि इसके मोल 55.5, नाइट्रोजन के मोल उसके कंपेरेटिवली बहुत कम होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो मोल हैं एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ जो नाइट्रोजन है, इसकी वैल्यू बहुत कम है किससे? मोल्स ऑफ वाटर के। तो हम N2 प्लस NH2 नाइट्रोजन के मोल और वाटर के मोल को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, केवल किसके? वाटर के मोल के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के मोल का वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? बहुत,
तो हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है ये इक्वल हो गया किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है ये इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O केवल। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू दी गई है हमको, कितनी दी गई है, मोल फ्रैक्शन अभी हमने निकाला है, तो मोल फ्रैक्शन कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वो जो है 1 लीटर में कितना 55.5। ठीक है, ये होता है, वैल्यू रख लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, ठीक है, और हमको मिली मोल्स में निकालना है तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो नंबर नाइट्रोजन के मिली मोल, ठीक है, मिली मोल जो है वो नाइट्रोजन के, ठीक, वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। ठीक है, हो जाएगा भाई, इंटू 55.5 इंटू 1000 और कर दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.716, 0.716, ठीक है, मिली मोल। ठीक, आई बात समझ में। तो ये हेनरी नियम का सवाल है, बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, हेनरी नियम का उपयोग, अनुप्रयोग की बात की जाए, किसकी बात की जाए भाई, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप डिटेल में लिखिएगा, पढ़ लीजिएगा किताब से। ठीक, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, कहाँ यूज होता है हेनरी लॉ। ठीक है, तो अगर हेनरी नियम के अनुप्रयोग की बात की जाए, हेनरी नियम के उपयोग की बात की जाए, तो कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा ड्रिंक्स में, ठीक है, सोडा ड्रिंक्स में आप देखते हैं हेनरी नियम का यूज होता है। ठीक, दूसरा, आप हेनरी नियम का उपयोग कहाँ जाते हैं, गोताखोरों में, स्कूबा डाइविंग में। ठीक है, गोताखोर जो होते हैं वो जो है वहाँ पे आप हेनरी नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। और तीसरा जो है वो अधिक ऊंचाई वाली जगह पे ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है, अधिक ऊंचाई वाली जगह पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आप देखते हैं कि हमको जब पहाड़ों पर घूमने जाइए तो सर दर्द करने लगता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है ऊपर जाने पर, और प्रेशर ऊपर जाने पर कम हो जाता है। ठीक, जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो गैस, ऑक्सीजन गैस की मात्रा, गैस मतलब ऑक्सीजन की ब्लड में, रक्त में घुलने की मात्रा क्या हो जाएगी, रक्त में मात्रा जो है वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, और ऑक्सीजन गैस की मात्रा रक्त में घटेगी क्योंकि प्रेशर कम होगा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, भाई क्या देखा, हेनरी नियम क्या कह रहा है कि जितना बाहर प्रेशर लगेगा उतना ही ज्यादा गैस जो है वो द्रव में घुलेगी। तो ब्लड में अगर अब गैस घुलनी है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो गैस ज्यादा घुलेगी, प्रेशर कम हो गया तो कम गैस घुलेगी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम होगी, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे माइंड को चाहिए होता है फ्रेश ऑक्सीजन, अगर फ्रेश ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमें क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। ठीक है, हेडेक हो जाएगा, नौजिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब दिक्कतें हमको परेशानी होने लगती हैं अधिक ऊंचाई पर, जो कि हेनरी नियम से ही रिलेटेड है। ठीक, सोडा ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आप देखते हैं हाई प्रेशर पर क्या होता है, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। ठीक है, इसीलिए आज आप कोल्ड ड्रिंक्स को जो है शेक करते हैं, शेक करते हैं तो अचानक से गैस बाहर निकलना चाहती है, तो क्या होता है, पूरा पूरा कोल्ड ड्रिंक ही बाहर आ जाता है। ठीक है, देखा है आपने ये चीज, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि सोडा ड्रिंक्स में, स्कूबा डाइविंग में भी हम क्या करते हैं कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि सांस लेने में हमको दिक्कत ना हो, तो हम उसमें मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन हीलियम का मिक्सचर ले जाते हैं, जिसकी वजह से तो गैस सिलेंडर ले जाते हैं ताकि हमको हाई प्रेशर पे हमको तैरने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हेनरी नियम के उपयोग हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, और एक सवाल दिया गया था, तो ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है।
अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? सवाल क्लियर कर लीजिए, ठीक? आप 1-2 सवाल लगाएँगे, फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप आपको चीज़ें आने लगेंगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है भाई? तो ये हो गया क्या हेनरी लॉ, ठीक? कोई समस्या, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको पाठ्यनिहित प्रश्न मिल जाएगा और उस पाठ्यनिहित प्रश्न में आपको जो है वहाँ पर 2 सवाल मिल जाएँगे, उन दोनों सवालों को अगर आप हल करेंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी, चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो हेनरी नियम का उपयोग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और हेनरी लॉ पढ़ लीजिएगा, उसके सवाल कर लीजिएगा, ठीक है भाई? क्लियर है ये बात? ठीक? अब बात करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता की, ठीक है भाई? किसकी बात करते हैं? ठोस की द्रव में विलेयता। तो अगर हम ठोस की द्रव में विलेयता की बात करें तो ठोस की द्रव में विलेयता भी वो जो है ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ठोस का नेचर कैसा है, ठीक? तो एक बात कही जाती है जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या कहा जाता है भाई? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसी में घुलता है। मतलब अगर ध्रुवीय यौगिक है, पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर यौगिक है, ठीक? कैसा यौगिक है भाई? ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय यौगिक जो है वो किसमें घुलेगा? ध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय यौगिक जो है वो किसमें घुलेगा? वो घुलेगा ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में, ठीक? और अगर अध्रुवीय यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक है तो वो किसमें घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में, ठीक है? एक बात तो ये हो गई कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना सॉल्यूट जो है वो घुलेगा, ठीक? आई बात समझ में भाई? अब अगर हम दाब की बात करें तो आप जानते हैं कि सॉलिड पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, ठीक है? तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होता ठोस की द्रव में विलेयता पर, ठीक? और अगर ताप की बात करेंगे हम, किसकी बात करें भाई? ताप की। तो ताप के कारण जो विलेयता प्रभावित होती है उसके 2 रीज़न हैं, वो अभिक्रिया पर निर्भर करता है क्योंकि अभिक्रिया हमारी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो अगर किसी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जो विलेयता है, ठोस की जो विलेयता है, वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है घटती है, ठीक है? ये याद रखेंगे, ठीक? ये ऐसा होता इसलिए है अकॉर्डिंग टू ला सतालीय प्रिंसिपल, ठीक है? ला सतालीय नियम के आधार पर, ठीक है? जो कक्षा 11 में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में भाई? तो कहने का मतलब ये है कि ठोस की जो द्रव में विलेयता है वो ताप पर निर्भर करती है और ताप बढ़ाने पर बढ़ती भी है, घटती भी है, लेकिन डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसी है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। दाब का कोई फर्क ठोस की विलेयता पर नहीं पड़ता है और उसकी प्रकृति पर पड़ता है। जैसे आयनिक यौगिक है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये विलेय है। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को आप बेंजीन में डिसॉल्व करिए C6H6 में, तो ये क्या होगा? अविलेय होगा, इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अध्रुवी है और ये ध्रुवी है, तो ध्रुवी जो है वो ध्रुवी में घुलेगा और अध्रुवी जो है वो अध्रुवी में घुलेगा, ठीक है? अब
ठोस की द्रव में विलेयता और द्रव की द्रव में विलेयता पर क्या होता है, जिसका असर पड़ता है उसको कहते हैं हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो हेनरी के सॉरी राउल्स का नियम, राउल्स लॉ। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, राउल्स लॉ होगा, राउल्स का नियम होगा। तो हम अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राउल्स के नियम की, राउल्स लॉ की। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं राउल्स लॉ।